जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के जो रीजंस थे वो डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेटरल मुगल्स के बारे में कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में, तो उसके बाद कौन कौन जो मुगल्स हैं वो आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में, और उसके बाद 1707 से 1712 तक रूल रहा बहादुर शाह का। ठीक है। और बहादुर शाह के बाद लास्ट में बहादुर शाह ज़फ़र हैं, और इनके बाद जो है मुग़ल एम्पायर कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। और इन सारे लेटर मुगल्स में जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, आगे हम जानेंगे क्यों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह से। ठीक है, ये बहादुर शाह फर्स्ट हैं। 1707 से 1712 तक जो है इनका रूल रहा। तो 1707 में औरंगज़ेब की जब डेथ हो गई, तो उसके बाद औरंगज़ेब के 3 बेटे थे। ठीक है, पहला था मुअज़्ज़म। ठीक है, पहला था मुअज़्ज़म, और मुअज़्ज़म जो है उस टाइम रूल कर रहा था काबुल में। ठीक है, काबुल वाला जो एरिया था वो मुअज़्ज़म के अंडर में था। और इनका दूसरा बेटा था काम बख्श। ठीक है, काम बख्श। और काम बख्श जो है उस टाइम वो एरिया देख रहा था डेक्कन का। ठीक है, काम बख्श जो है वो डेक्कन का एरिया देख रहा था। और इनका जो तीसरा बेटा था वो था आज़म। ठीक है, औरंगज़ेब का तीसरा बेटा था आज़म, और आज़म जो है वो गुजरात का जो एरिया है उस पर रूल कर रहा था। ठीक है, तो औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, मुअज़्ज़म, कामबख्श और आज़म। ठीक है, तो मुअज़्ज़म जो है वो काबुल पे रूल कर रहा था, कामबख्श डेक्कन पे, और आज़म जो है वो गुजरात पे रूल कर रहा था। तो इन तीनों के बीच में जो है फ़ाइट होती है कि कौन जो है बादशाह बनेगा। तो इसमें मुअज़्ज़म जो है वो जीत जाता है कामबख्श और आज़म को हरा करके। ठीक है, तो मुअज़्ज़म जो है इन दोनों को हराने के बाद टाइटल लेता है बहादुर शाह का। ठीक है, हराने के बाद बहादुर शाह का टाइटल लेता है, या इसको आप बहादुर शाह फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह का ये टाइटल ले लेता है मुअज़्ज़म। और बहादुर शाह जब राजा बनते हैं तो इनकी एज 65 प्लस रहती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एजड हो गए रहते हैं। और राजा बनने के बाद अब इनके जो पिताजी थे उन्होंने ही लगभग लगभग जो है 40-50 साल जो है रूल कर लिया था औरंगज़ेब ने। और बहादुर शाह काफ़ी एजड हो चुके थे, 65 प्लस जो है इनकी एज हो चुकी थी। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इनका उतना ध्यान नहीं रहता है। और इनके इसी टाइम के एक राइटर हैं खफ़ी खान। ठीक है, खफ़ी खान। तो खफ़ी खान जो है इनके बारे में कहते हैं, बहादुर शाह के बारे में इनको टाइटल देते हैं शाह बेखबर का। ठीक है, शाह बेखबर। तो शाह बेखबर का टाइटल इसलिए देते हैं कि क्या हो रहा है जो है मुग़ल एम्पायर में, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए शाह बेखबर का टाइटल दिया जाता है इनको, या इनको बोलते हैं इग्नोरेंट किंग। इग्नोरेंट किंग। ठीक है, इग्नोरेंट किंग भी जो है इनको बोलते हैं। तो बहादुर शाह के टाइम पीरियड के दौरान आप देखेंगे तो जो सिख थे, सिख को लीड कर रहे थे गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो सिख्स को लीड कर रहे थे। तो बहादुर शाह जो है वो क्या करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी से दोस्ती करते हैं, हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, और इनको जो है मनसब ऑफ़र करते हैं। ठीक है, इनको मनसब ऑफ़र करते हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी इस मनसब को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस मनसब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ही गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद सिख्स को लीड करने का काम करते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो है वो सिख को लीड करते हैं, और बंदा बहादुर की जो है बहादुर शाह से बिल्कुल पटती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो मराठा थे, मराठा को उस समय लीड कर रही थी ताराबाई। ठीक है, मराठा को ताराबाई लीड कर रही थी। तो मराठा से हाथ मिलाने के लिए बहादुर शाह क्या करते हैं कि इनके जेल में जो है शाहू बंद रहते हैं। शाहू कौन है? तो शाहू जो हैं ये शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के ये ग्रैंडसन हैं। ठीक है, शाहू। तो ये इनको जो है शाहू को बंद किसने किया था जेल में? तो औरंगज़ेब ने। ठीक है, औरंगज़ेब ने जो है शाहू को जेल में बंद किया हुआ था। लेकिन जब बहादुर शाह राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं कि शाहू को जो है जेल से छोड़ देते हैं। और उस टाइम मराठा को लीड कर रही थी ताराबाई। ताराबाई जो है मराठा को लीड कर रही थी। अब शाहू को छोड़ तो देते हैं, लेकिन इनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, शाहू को कोई भी सपोर्ट ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं।
और इसीलिए शाहू और बहादुर शाह के बीच में कोई भी फ्रेंडशिप वगैरह, ऐसी कोई ट्रीटी वगैरह जो है वो नहीं हो पाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जो बहादुर शाह के टाइम पीरियड में हुए। अब बहादुर शाह के बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह जो है वो 1712 से 1713 तक जो है इनका रूल रहता है। मात्र 1 साल तक ही ये रूल करते हैं और इनको जो है सपोर्ट करते हैं जुल्फ़िकार खान। ठीक है, जुल्फ़िकार खान। तो जुल्फ़िकार खान के सपोर्ट से जो है जहांदर शाह जो है वो राजा बन जाते हैं। और जुल्फ़िकार खान जो थे वो बिलोंग करते थे ईरानी पार्टी को। ईरानी पार्टी को ये बिलोंग करते थे। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कई पार्टी में जो है नोबल्स जो है कई पार्टी में डिवाइड हो गए थे, उनके बीच में जो है कई पार्टियां बन गई थी, जैसे ईरानी पार्टी, अफ़गानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी। तो ऐसे अलग अलग पार्टी जो है नोबल्स में जो है डिवीज़न हो गया था। तो जुल्फ़िकार खान जो है वो ईरानी पार्टी से बिलोंग करते हैं और जहांदर शाह जो है जुल्फ़िकार खान की हेल्प से ये राजा बन जाते हैं। और जुल्फ़िकार खान जो है वो बन जाता है वज़ीर। ठीक है, जुल्फ़िकार खान वज़ीर बन जाता है और जहांदर शाह जो हैं वो राजा बन जाते हैं। और जहांदर शाह जो है यहाँ बिहेव करने लगते हैं अकबर की तरह। ठीक है, अकबर की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं कि थोड़ा लिबरल रहने के लिए, लिबरल दिखाने के लिए अपने आप को, जो जजिया टैक्स था, ठीक है, जजिया जो टैक्स था जो कि औरंगज़ेब के द्वारा जो है लगाया जाता था और उसको पहले अकबर ने भी एबॉलिश किया था, बाद में जाके यहाँ पे जो है जहांदर शाह इसको एबॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो जहांदर शाह के द्वारा जो है जजिया टैक्स एबॉलिश कर दिया जाता है। जजिया टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है, उस टैक्स को जजिया टैक्स बोलते हैं। तो जो मुस्लिम नहीं हैं, मुस्लिम के अलावा कोई और रिलीजन के लोग हैं, तो उनके ऊपर जो है ये टैक्स लगाया जाता था। तो इस टैक्स को जो है जहांदर शाह के टाइम पीरियड पे एबॉलिश कर दिया जाता है। और जहांगीर शाह के टाइम पीरियड पे ही हमको एक सिस्टम का नाम सुनने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं इजारा सिस्टम। ठीक है, इजारा सिस्टम। तो इस सिस्टम, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आसान लैंग्वेज में इजारा सिस्टम का मतलब होता है ठेकेदारी। तो जैसे मान लीजिए कोई पीस ऑफ लैंड है, तो यहाँ पे क्या, सपोज़ करिए कि यहाँ पे जो है 100 एकड़ की ज़मीन है। तो अब इसमें जो है फिक्स कर दिया गया अमाउंट कि इस लैंड से जो है 1 लाख रुपए हर साल आना चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपए हर साल आना चाहिए। तो इसकी जो है ठेकेदारी जो है वो दी जाएगी और इसमें जो ठेका लेगा उसको 1 साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा करके देना होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ फार्मर्स, जो किसान जो है काम करेंगे, उनसे 1 लाख रुपए यहाँ से इकट्ठा किया जाएगा और राजा को दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे ठेकेदार या इजारेदार जो यहाँ पे इकट्ठा करेगा पैसा, वो कितना भी पैसा इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, मनमाना अमाउंट वो इकट्ठा कर सकता है। तो चाहे तो वो 5 लाख कर ले, चाहे 10 लाख कर ले, लेकिन उसको देना कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही देना है। तो इजारा सिस्टम जो है ये बहुत ही बकवास सिस्टम था उस टाइम का, क्योंकि इसमें जो है किसानों को हर तरीके से जो है प्रताड़ित किया जाता था। उसके बाद जुल्फ़िकार खान क्या करता है, जो भी उस टाइम के नोबल्स थे, जो उस टाइम के जो मनसब्स थे, तो उनका ये ऑडिट सिस्टम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मनसबदारी में ये ऑडिट सिस्टम स्टार्ट करता है। मतलब जो भी मनसबदार होंगे तो उनके पास कितने सैनिक हैं, क्या जितनी उनकी रैंक है उस हिसाब से वो सैनिक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, तो इन सब का जो ऑडिट करने का जो सिस्टम है, लेखा जोखा जो करने का सिस्टम है, वो स्टार्ट कर देता है। तो जुल्फ़िकार खान जो है ईरानी पार्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, ये भी एक नोबल था। तो बाकी जो नोबल्स, भाई सीधी बात है कि इससे जो है इनके अंदर जो है जलन की भावना आएगी कि भाई ये इतना पावर, जुल्फ़िकार खान जो है इतना पावरफुल हो गया है कि हम लोग को जो है ये चेक कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो नोबल्स होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसमें जो है मेन 2 लोग सामने आते हैं जिनको हम बोलते हैं सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो ये सैयद ब्रदर्स जो हैं ये बिलोंग करते थे हिंदुस्तानी पार्टी को। हिंदुस्तानी पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और 2 भाई थे ये। पहले थे अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, और दूसरे थे हुसैन अली। ठीक है, तो अब्दुल्ला खान जो हैं ये और हुसैन अली, ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे कि जहांदर शाह को और जुल्फ़िकार खान की हत्या कर देंगे। और जो अब्दुल्ला खान हैं वो बन जाएंगे वज़ीर, और जो हुसैन अली हैं वो बन जाएंगे मीर बख्शी। ठीक है, हुसैन अली बन जाएंगे मीर बख्शी। तो वज़ीर का काम क्या होता था? वज़ीर का जो काम होता था वो होता फाइनेंस से रिलेटेड। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो देखेगा वज़ीर। वहीं जो मीर बख्शी का पद है वो आर्मी का हेड हुआ करता था।
आर्मी का हेड हुआ करता था, और जो वज़ीर है वो फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम करता था। तो अब ये सोचिए कि अगर कोई स्टेट है, उसका जो फाइनेंस का पूरा कंट्रोल है और जो दूसरा एक आर्मी का पूरा कंट्रोल है, अगर वो कंट्रोल, ये दोनों कंट्रोल किसी के हाथ में आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो सुपर पावरफुल हो जाएंगे। तो यहाँ अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, और ये राजा किसको बनाते हैं, तो फारूक शियार को। ठीक है, ये फ़ारूक शियार को जो है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये फ़ारूक शियार को राजा बनाते हैं। तो फ़ारूक शियार के राजा बनने के बाद आप देखेंगे तो अब जो अब्दुल्ला खान है वो वज़ीर बन गया, और हुसैन अली जो है वो मीर बख्शी बन गया। ठीक है, तो ये फाइनेंस का पार्ट देख रहा था, ये आर्मी का जो है पार्ट देख रहा था। तो ये दोनों भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। ठीक है, डायरेक्ट जो है इनका कॉन्टैक्ट या जो कह लीजिए एक कम्युनिकेशन था वो डायरेक्ट जो है किंग से होता था। ठीक है, और इसीलिए इनको जो है किंग मेकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के कई राजा जो है वो इन दोनों भाइयों की वजह से बनेंगे, इसीलिए इनको किंग मेकर्स बोलते हैं। ठीक है, किंग मेकर्स के नाम से भी इनको जानते हैं। तो फारूक शियार का रूल रहा 1713 से 1719 तक। ठीक है, तो ये दोनों भाई जो हैं जब बहुत ज़्यादा पावर में आ जाते हैं तो फारूक शियार को अब डर लगने लगता है कि जैसे इन्होंने जो है पिछले राजाओं को हटाया है, वैसे कहीं हमारा भी पत्ता जो है वो कट ना कर दें। तो फारूक शियार क्या करते हैं, इन दोनों भाई को अलग करने का प्लान बनाते हैं, और पहले भाई को जो है ये भेज देते हैं दक्कन में। ठीक है, तो डेक्कन में जो है पहले भाई को ये भेज देते हैं, और उस समय डेक्कन में रूल कर रहे थे मराठा। तो डेक्कन में जो है उस टाइम मराठा का रूल था। तो डेक्कन में उस टाइम मराठा को रूल कर रहे थे बालाजी विश्वनाथ। और जब बालाजी विश्वनाथ से जब सैयद ब्रदर्स जाके मिलते हैं तो बालाजी विश्वनाथ के साथ जो है ये हाथ मिला लेते हैं, और बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स साथ में प्लानिंग करते हैं फारूक शियार को मारने का। और इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता है कि कोई मुग़ल राजा जो है वो नोबल के हाथों मारा गया। तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी मुग़ल एम्पायर का जो किंग है वो किसी नोबल्स के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलके जो सैयद ब्रदर्स हैं वो फारूक शियार को जो है मार देते हैं। उसके बाद फारूक शियार के बाद राजा बनते हैं रफ़ी उद दजारत। और कुछ टाइम तक ये राजा रहते हैं, उसके बाद फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है राजा बनते हैं रफ़ी उद दौला। लेकिन 1719 में जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इनको भी मार दिया जाता है। और उसके बाद ये लोग राजा बनाते हैं मोहम्मद शाह को। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो राजा बनते हैं, और इसीलिए जो सैयद ब्रदर्स थे उनको किंग मेकर्स बोला जाता है। तो मोहम्मद शाह जो है अब यहाँ पे किंग बन जाते हैं। और आप देखेंगे तो फारूक शियार के टाइम पीरियड पे ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने जो है फरमान इशू किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने ही फरमान इशू किया था। ठीक है, और साथ ही साथ दस्तक, दस्तक जो पास था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि एक ट्रेडिंग पास हुआ करता था, तो ये भी इशू किया था। और साथ में ये डिसाइड हुआ था कि 1 साल का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 3,000 रुपये देगी। ठीक है, 3,000 रुपये देगी, और फ्री में जो है वो ट्रेड कर सकती है बंगाल और बिहार का जो एरिया है वहाँ पे। तो इसके बारे में हम आगे जो है जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मोहम्मद शाह हैं वो राजा बन जाते हैं। देखिए, जो सैयद ब्रदर्स का जो रूल था वो बहुत ही स्मार्ट रूल था। ठीक है, क्यों स्मार्ट रूल था, क्योंकि ये सैयद ब्रदर्स जो थे वो बहुत ही लिबरल थे। अब लिबरल क्यों थे, क्योंकि इन्होंने जो है जजिया ख़त्म किया था, और साथ ही साथ एक पिलग्रिमेज टैक्स लगता था। यानी अगर कोई भी जो है कोई भी तीर्थ यात्रा करने जा रहा है तो उसके ऊपर भी जो है एक टैक्स लगाया जाता था, वो टैक्स भी जो है इनके द्वारा ख़त्म किया गया था। जो पिलग्रिमेज टैक्स है और जजिया टैक्स, ये जो है सैयद ब्रदर्स के द्वारा जो है ख़त्म किया गया था। तो इसीलिए जो है इनको काफ़ी जो है स्मार्ट जो है इनका जो पीरियड है उसको काफ़ी स्मार्ट रूलर जो है बोला जाता है इनको। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह राजा बनते हैं, जिनको हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला जो थे ये बहुत ही प्लेजर सीकिंग काइंड ऑफ जो है पर्सन थे। ठीक है, ये प्लेजर सीकिंग पर्सन थे। इनको जो है अपने राजपाट से कोई मतलब नहीं था। ये जो है अपना डांस वगैरह एंजॉय करते रहते थे, अपना जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। इनके टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो ख्याल और उर्दू का डेवलपमेंट हुआ।
ठीक है। ख्याल, शेर व शायरी और उर्दू का डेवलपमेंट जो है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पे हुआ। जो ओरिजिनल नाम था इनका वो था रोशन अख्तर। ठीक है। तो रोशन अख्तर नाम था इनके टाइम पीरियड पे ख्याल और उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। और मोहम्मद शाह रंगीला जो हैं ये बहुत ही प्लेजर सीकिंग किंग थे। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे तुरानी पार्टी के दो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे। तुरानी पार्टी के पहले थे निज़ामुल मुल्क और दूसरे थे बुरहान उल मुल्क। तो निज़ाम उल मुल्क जो है ये 1722 में ये वज़ीर बन जाते हैं। ठीक है। और वहीं जो बुरहान उल मुल्क है वो क्या करता है कि 1722 में जो सैयद ब्रदर्स थे उनको मार देता है। ठीक है। सैयद ब्रदर्स की हत्या कर देता है। तो अब यहाँ पे जो सैयद ब्रदर्स का जो रूल था वो यहाँ पे ख़त्म होता है 1722 में। और निज़ाम उल मुल्क जो है वो वज़ीर बन जाता है। और बुरहान मुल्क जो है वो क्या करता है, वो अवध, जो अवध वाला एरिया है, अवध पे रूल करने लगता है और अवध को जो है इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देता है। वहीं निज़ाम मुल्क मुल्क जो है वो एज ए वज़ीर जो है काम करता रहता है जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं उनके अंडर में। तो जब भी निज़ामुल मुल्क जो है राजा के पास जाता है किसी भी काम की वजह से, तो राजा कहते हैं ठीक है अभी बाद में आना, अभी जो है हम पार्टी कर रहे हैं, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, तो आप बाद में आइएगा। तो राजा को जो है काम वाम से कोई मतलब नहीं रहता है। और इसीलिए इनको जो है रंगीला का टाइटल दिया गया है क्योंकि बहुत ही रंगीन मिजाज के थे ये। तो जो निज़ामुल मुल्क है वो क्या करता है, राजा से कहता है कि हम जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलने के बहाने जो है ये निकल जाता है हैदराबाद। ठीक है। निकल जाता है हैदराबाद और नया स्टेट बना लेता है। ठीक है। हैदराबाद जाके हैदराबाद जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो फॉर्म कर लेता है निज़ामुल मुल्क। वहीं बुरहानुल मुल्क जो है वो अवध जो है फॉर्म कर लेता है। तो आप देखेंगे कैसे मुग़ल एम्पायर में से जो है धीरे धीरे जो है टुकड़े टुकड़े में जो स्टेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनका फॉर्मेशन हो रहा है। जो मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है, आप देखिए करीब करीब 30 साल का ये टाइम पीरियड है। लेकिन इस 30 साल के टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल है, ठीक है, मुग़ल एम्पायर का जो डाउनफॉल है वो आपको इस 30 साल के पीरियड में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड, ठीक है, और राजा जो है वो तो रंगीला मिजाज का है और वो कुछ करना नहीं चाहता। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं मुग़ल एम्पायर से। वहीं आप देखेंगे तो जो मराठा है, मराठा का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हुआ, मराठा ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपैंड किया वो 1720 से लेके 1740 के बीच में किया। तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। और इस टाइम मराठा को एक्सपैंड किसने किया, तो बाजीराव ने। तो बाजीराव ने जो है मराठा को इस टाइम में जो है एक्सपैंड किया। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पे पर्शिया में जो है रूल था उस समय नादिर शाह का। तो पर्शिया में जो है नादिर शाह उस समय रूल कर रहे थे। और पर्शिया की कंडीशन जो है उस समय बहुत ख़राब थी, बहुत ही गरीब देश हुआ करता था पर्शिया। तो ये बात है 1738-39 के आसपास की। तो पर्शिया की कंडीशन उस समय बहुत ख़राब थी। पर्शिया को जो है नादिर शाह को जो है पैसों की ज़रूरत थी। तो उसको पता चलता है कि इधर जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो अपने मतलब बहुत इस समय वीक कंडीशन में है। तो नादिर शाह क्या करता है, पैसे की लालच में जो है वो अटैक कर देता है करनाल में। करनाल में अटैक कर देता है। और करनाल जो है वो लगभग दिल्ली से 60 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है। तो ये दिल्ली में अटैक नहीं करता है, इसको लगता है कि मुग़ल एम्पायर जो है सोल्जर्स जो है उसके स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए वो दिल्ली तक आक्रमण नहीं करता है, बल्कि वो जो है करनाल में अटैक करता है। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला देखते हैं कि नादिर शाह जो है वो अटैक करने वाला है, तो इधर से जो है वो निज़ामुल मुल्क को बुला लेते हैं और बुरहान उल मुल्क को भी बुला लेते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला, निज़ामुल मुल्क और बुरहान उल मुल्क, ये तीनों जो है एक साथ लड़ते हैं किसके खिलाफ, नादिर शाह के खिलाफ। और यहाँ होती है बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल में कौन कौन फाइट करता है, तो एक तरफ है नादिर शाह और दूसरी तरफ है मोहम्मद शाह रंगीला और बुरहान उल मुल्क और निज़ामुल मुल्क।
मशा रंगीला, बुरहान मुल्क और जो निज़ामुल मुल्क है, ये एक साथ, और नादिर शाह इनसे लड़ता है। फिर भी नादिर शाह जो है इन लोग पे भारी पड़ता है और नादिर शाह जो है वो जीत जाता है। उसके बाद जो बुरहान उल मुल्क है उसका कांटेक्ट होता है नादिर शाह से, और नादिर शाह से बुरहान उल मुल्क कहता है कि आपने करनाल पे आक्रमण करके क्या ही पैसा जो है वो लूटा है, इससे ज़्यादा पैसा तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली चलिए, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। ठीक है, तो वो बुरहानुल मुल्क जो है नादिर शाह के साथ दिल्ली के लिए निकल जाता है, और जब दिल्ली जाता है तो नादिर शाह जब यहाँ आक्रमण करता है तो 20 करोड़ की जगह 70 करोड़ रुपए जो है यहाँ से लूट के ले जाता है, प्लस जो कोहिनूर डायमंड था। ठीक है, कोहिनूर डायमंड, और साथ ही साथ जो वो शाहजहाँ का जो पीकॉक थ्रोन था। ठीक है, तो कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन, ये सभी जो है लूट के ले जाता है। अब इस वजह से बुरहान उल मुल्क को जो है इतना बुरा लगता है, वो क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, बुरहान उल मुल्क जो है वो सुसाइड कर लेता है। को लगता है कि मैंने जो है ये टिप बता के जो है बहुत ज़्यादा गलती की है, इसीलिए जो बुरहान उल मुल्क है वो सुसाइड कर लेता है। तो उसका बुरहान मुल्क का जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो हमने डिस्कस किया कि 1707 में जो है औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो है लड़ाई होती है उनके 3 बेटे में, मुअज़्ज़म में जो कि उस समय काबुल में रूल कर रहे थे, आज़म जो कि गुजरात में रूल कर रहे थे, और काम बख्श जो कि कहाँ के गवर्नर थे, तो दक्कन के गवर्नर थे। और यहाँ पे क्या होता है कि मुअज़्ज़म जो है वो जीत जाते हैं, मुअज़्ज़म जो है दोनों भाइयों को हरा देते हैं, और ये आज़म को जजाऊ में हराते हैं 1707 में, और काम बख्श को हराते हैं हैदराबाद में 1708 में। और उसके पहले जो है आज़म ने अपने आप को अहमदनगर का जो है एम्परर डिक्लेयर कर दिया था, और काम बख्श ने जो है हैदराबाद गुलबर्ग का जो है एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन मुअज़्ज़म जो है दोनों को हरा देते हैं 1707 और 1708 में। उसके बाद हराने के बाद जो है ये शहंशाह बन जाते हैं, और बहादुर शाह जो है टाइटल ये ले लेते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद से देखिए बहादुर शाह का जो रूल था वो 1707 से 1712 तक रहा, और 65 साल लगभग इनकी उम्र थी। बहादुर शाह का ये इन्होंने टाइटल लिया। को जो है शाह बेखबर कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है, तो काफ़ी खान के द्वारा कहा गया है। जो काफ़ी खान हैं ये मुंतखब उल लुबाब के राइटर हैं। ठीक है, ये ऑथर है मुंतखब उल लुबाब के। इनकी मृत्यु देखिए 1833 में हुई थी। बहादुर शाह जो हैं इनकी डेथ जो है 1712 में होती है। तो बहादुर शाह की जो पॉलिसी थी वो कंप्रोमाइज़ एंड कंसिलेशन की पॉलिसी थी, यानी बहादुर शाह जो है वो राजपूत, मराठा, बुंदेलाज, जाट और सिख के सभी के साथ जो है एक थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन जो है कंप्रोमाइज़ करके चलते थे। ये जो है अपने राजपाट से बिल्कुल बेखबर रहते थे, और इसीलिए इनके पीरियड में आप देखेंगे तो मराठा और जो सिख्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, खासकर जो मराठा हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इमर्ज होंगे। उस टाइम जो है सिख को हमने डिस्कस किया कि उस टाइम जो है सिख को लीड कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी। मनसब जो है इनको ग्रांट दिया गया था, और मनसब जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है सिख को लीड करते हैं बंदा बहादुर। मुगल एम्पायर और बंदा बहादुर के बीच में भी फाइट होती है लोहगढ़ में, और यहाँ पे जो किला है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। तो इसी किले के पास जो है यहाँ पे किसी किले में ये फाइट होती है, और जहाँ पे मुगल एम्पायर जो है वो मुगल अथॉरिटी जो है वो जीत जाती है, यानी बहादुर शाह जो है वो जीत जाते हैं, बंदा बहादुर हार जाते हैं। लेकिन बाद में फिर दोबारा 1712 में जो है सिख जो है वो वापस इस किले पे जो है कब्ज़ा अपना कर लेते हैं। तो मरवार और अंबर पे जो है कंट्रोल करने के लिए जो बहादुर शाह हैं वो फोर्स करते हैं अजीत सिंह को कि वो जो है मुगल अथॉरिटी के सामने जो है वो अपने आप को सबमिट कर दें। ठीक है, कई अटेम्प्ट जो है इनके द्वारा किए जाते हैं, और बाद में देखेंगे तो जो अजीत सिंह और जय सिंह हैं इनको जो है मनसब ग्रांट करने की इनकी डिमांड रहती है कि हमको जो है मनसब दे दिया जाए, हाई रैंक दे दिया जाए। लेकिन उस डिमांड को जो है बहादुर शाह के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो राजपूत थे वो भी जो है वो नाराज़ थे बहादुर शाह से। वहीं अगर आप मराठास में देखेंगे तो मराठा में जो शाहू थे जो कि ग्रैंड सन हैं शिवाजी महाराज के, तो उनको जो है रिलीज़ कर दिया जाता है 1707 में, जब औरंगज़ेब की डेथ के बाद जब ये राजा बनते हैं बहादुर शाह, तो इनके द्वारा जो है इसको रिलीज़ कर दिया जाता है इनको, ताकि मराठास के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके। और साथ ही साथ जो बहादुर शाह हैं वो मराठास को जो है जो दक्कन है, दक्कन की जो स्वदेश मुखी ग्रांट है वो दे देते हैं, लेकिन चौथ नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी जो मराठास है वो इनसे नाराज़ रहते हैं, और साहू को जब ये जेल से रिहा करते हैं तो कोई सपोर्ट इनको साहू को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है इनको छोड़ दिया जाता है। तो इससे भी जो साहू इनसे नाराज़ रहते हैं। बाद में उस समय जब साहू पहुंचते हैं तो उस समय मराठा को लीड करी थी ताराबाई, तो ताराबाई और साहू के बीच में जो है लड़ाई होगी, जिसमें साहू जो है एज ए विक्टोरियस जो है वो इमर्ज होंगे, साहू जो है जीत जाएंगे, बाद में ये रूल करेंगे। तो इनके बारे में हम ये आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो है राजपूत भी जो है इनसे डिससेटिस्फाइड थे, और साथ ही साथ जो मराठास थे वो भी इनसे जो है डिससेटिस्फाइड थे।
तो देखिए बहादुर शाह ने क्या किया कि बुंदेला के जो चीफ थे छत्रसाल इनके साथ और जाट के चीफ थे चुरामन इनके साथ जो है हाथ मिला लिया ताकि बंदा बहादुर के अगेंस्ट में ये फाइट कर सकें। और साथ ही साथ जो इनका एटीट्यूड था, जो बहादुर शाह का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिंदूज़, वो भी थोड़ा टॉलरेंट था, थोड़ा लिबरल था। बहादुर शाह के टाइम पीरियड पे जो है आप देखेंगे तो ये लेविशली जो है लोगों को जागीर और प्रमोशन जो है ये ग्रांट कर रहे थे। पहले जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी राजा बनने के लिए वो प्रिंसेस के बीच में हुआ करती थी, यानी जो राजकुमार थे उनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन वहीं अब यहाँ क्या हो गया था कि अब जो नोबल्स थे, अब नोबल्स जो है वो आपस में फाइट कर रहे थे स्ट्रांग बनने के लिए या किंग बनने के लिए या पावर हासिल करने के लिए। तो बहादुर शाह के बाद जो है इनके 4 बेटे थे, जहांदर शाह, रफ़ीउश शान, आज़िमुश शान और जहां शाह। तो इन चारों के बीच में जो है लड़ाई होती है बादशाह बनने के लिए, और जहांदर शाह जो है यहाँ पे जीत जाते हैं इन तीनों को हरा के। तो जहांदर शाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक रूलर इमर्ज होते हैं। मुश्किल से आप देखेंगे तो जहांदर शाह का 1 साल का 1712 से लेके 1713 तक ही इनका रूल रहा। तो जुल्फ़िकार खान जो कि ईरानी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनके हेल्प से जहांदर शाह जो है वो राजा बन जाते हैं, और जुल्फ़िकार खान जो है वो बन जाता है वज़ीर। ठीक है, वज़ीर उस समय की जो मतलब इस समय अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है तो वो वज़ीर बन जाता है। उसके बाद 1 साल इनका देखिए राज रहा 1712 से 1713 तक। और जहांदर शाह जो हैं ये बहुत क्लेवर आदमी माने जाते हैं, क्योंकि चाहे वो राजपूत हो या मराठा हों या जो भी हिंदू राजा थे उनके साथ जो है ये अच्छा रिलेशन जो है बिल्डअप करके चल रहे थे। और जो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, जैसे जिजिया टैक्स जो है लगाया गया था, तो जिजिया जो टैक्स है वो एबॉलिश कर दिया गया था जहांदर शाह के द्वारा। वहीं उसके बाद जुल्फ़िकार खान जो है वो क्या करते हैं कि नोबल्स को जो है चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको ऑडिट करने की कोशिश करते हैं, उनके फाइनेंसेस को ऑडिट करने की कोशिश करते हैं। तो जो मनसबदास थे उस टाइम के, तो ये जुल्फ़िकार खान जो हैं वो उनको चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो मनसबदास होते हैं वो जुल्फ़िकार खान से जो है नाराज़ हो जाते हैं। और जहांगीर शाह के टाइम पीरियड पे ही हमको रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम देखने को मिलता है, यानी इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम यानी जो ठेकेदारी वाला सिस्टम हुआ करता था कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है लैंड से कलेक्ट करना होगा, जो भी इजारेदार होगा। जैसे 1 लाख कलेक्ट कर रहा है वो, अब वो उस 1 लाख जो है उसको राजा को देना है। अब उस ज़मीन से उस किसानों से वो चाहे जितना भी अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर सकता है टैक्स के रूप में, ठीक है। 5 लाख भी 10 लाख भी कलेक्ट कर सकता है, लेकिन देना उसको 1 लाख ही है। अगर मान लीजिए कम भी करता है, अगर वो सिर्फ जो है 50 जारी कर पाया, फिर भी उसको 1 लाख ही देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था इजारा सिस्टम, ठीक है। और जो कलेक्ट करता था उसको बोलते थे इजारेदार। तो देखिए जो जहांगीर शाह हैं उनकी हत्या जो है फारूक शियार के द्वारा की जाती है। फारूक शियार कौन है? तो आज़िम उस शान के बेटे रहते हैं, ठीक है। आज़िम उस शान के ये बेटे हैं, इनके द्वारा जो है जहांगीर शाह की हत्या कर दी जाती है। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फारूक शियार जो हैं वो राजा बनते हैं और जहांगीर शाह को जो है ये मार के राजा बन जाते हैं। और जब राजा बनने के बाद जो है जुल्फ़िकार खान को भी मरवा दिया जाता है। सैयद ब्रदर्स को जो है किंग मेकर्स बोलते हैं। 2 भाई हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो फारूक शियार जो है 1713 में राजा बनते हैं। और जो सैयद ब्रदर्स हैं आप देखेंगे तो 1713 से 1700 के बीच में इस बीच में जितने भी राजा आएंगे वो सब किसकी वजह से आएंगे? तो वो सब आएंगे सैयद ब्रदर्स की वजह से, वो सब राजा बनेंगे। तो अब्दुल्ला खान और जो हुसैन अली हैं ये हिंदुस्तानी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। जहांगीर शाह की ये लोग जो है हत्या करवा देते हैं फारूक शियार के द्वारा। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सैयद ब्रदर्स हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट के जो भी अफेयर्स होते हैं उनमें डोमिनेट करने लगते हैं। और एक भाई जो है वज़ीर बन जाता है और दूसरा भाई जो है मीर बख्शी बन जाता है। और फारूक शियार के टाइम पीरियड में ही आप देखेंगे तो जो सिख लीडर थे बंदा बहादुर, इनकी भी हत्या जो है कर दी जाती है। बंदा बहादुर को भी इसी टाइम पीरियड पे मार दिया जाता है। तो अब्दुल्ला खान जो है वो वज़ीर रहते हैं और हुसैन अली खान जो है वो मीर बख्शी की पोस्ट संभाल रहे होते हैं। और इनके टाइम पीरियड पे आपको जो है बहुत स्मार्ट रूल देखने को मिलेगा। द्वारा जो है थोड़ा रिलीजियस टॉलरेंस जो दिया गया, जजिया को एबॉलिश किया गया और पिलग्रिमेज टैक्स जो था उसको ख़त्म किया गया। जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसको भी ख़त्म किया गया। और फारूक शियार के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक फरमान जो भी इशू किया गया था कि वो जो है 3,000 रुपये दे करके सालाना जो है 3,000 रुपये दे करके वो फ्री में जो है ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी टैक्सेस वगैरह चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए 38 विलेज का जो है फरमान इनको दिया गया था। और उसके पहले से ही कंपनी के पास सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकत का जो है, जो कि कलकत्ता में पड़ता है, इनका जो एरिया का जो है कंट्रोल वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। साथ ही साथ कंपनी को जो है बंगाल का भी जो है ट्रेडिंग राइट मिल जाता है और किलाबंदी करने का, फोर्टिफिकेशन करने का जो परमिशन है वो भी दे दिया जाता है। बाद में आप देखेंगे तो जो फारूक शियार थे उनकी हत्या जो है सैयद ब्रदर्स के द्वारा कर दी जाती है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ साथ मिल के, ठीक है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ साथ मिल के जो है सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, वो फारूक शियार को मार देते हैं। और पहली बार जो है मुग़ल हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई एम्परर जो है वो उनके नोबल्स के द्वारा ही मारा गया।
बताते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, 1719 से 1748 तक इनका रूल रहा। और 1719 में जो है सैयद ब्रदर्स जो है फारुखशियार को मार देते हैं और उसके बाद बैठाते हैं रफ़ी उद दजारत को। ठीक है, रफ़ी उद दजारत जो है कुछ दिन राजा बनते हैं, उसके बाद फिर मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। उसके बाद फिर रफ़ी उद दौला बनते हैं, ये भी जो है इनको मार दिया जाता है। उसके बाद फिर बैठाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। तो इनका नाम है रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर इनका नाम है और ये बेटे हैं जहाँ शाह के। जहाँ शाह के ये बेटे हैं। अब ये टाइटल लेते हैं मोहम्मद शाह का और ये राजा बन जाते हैं। और ये जो हैं वो प्लेजर सीकिंग किंग रहते हैं। इनके टाइम पीरियड पे ख्याल का डेवलपमेंट होता है और उर्दू जो शेर व शायरी है उसका डेवलपमेंट इनके टाइम पीरियड पे होता है। इस टाइम जो सैयद ब्रदर्स थे वो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी जो है अपना रहे थे। जिजिया वगैरह टैक्स एबॉलिश हो गए थे, ख़त्म हो गया था। जो पिलग्रिमेज टैक्स था वो भी एबॉलिश हो गया था। और हारमोनी मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए जो है वो हिंदू राजाओं के साथ और जो मुस्लिम नोबल्स थे उनके साथ जो है अच्छा रिश्ता बना के रखते थे। तो कैसे ही अच्छा रिश्ता बनाए थे, तो जो मरवार के जो अजीत सिंह थे और अंबर के जो जय सिंह थे, इनको जो है हाई पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दी गई थी। तो ऐसे जो है स्मार्ट तरीके से ये दोनों भाई जो है वो खेल खेलते थे। साथ ही साथ साहू को भी जो है, जो कि ग्रैंड सन हैं शिवाजी महाराज के, तो इनको भी जो है चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का जो राइट है डेक्कन में वो दे दिया गया था। तो मराठास जो है वो यही डिमांड कर रहे थे कि चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का जो राइट है वो हमको दे दिया जाए। सैयद ब्रदर्स हैं उनके द्वारा ये राइट जो है इनको दे दिया जाता है और जिसकी वजह से जो सैयद ब्रदर्स का जो रिलेशन है मराठास के साथ वो भी अच्छा हो जाता है। तो चौथ और सरदेश मुखी के रिटर्न में साहू जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो जो है करीब 15,000 सैनिक की जो सैन्य टुकड़ी है वो प्रोवाइड करेंगे सैयद ब्रदर्स को। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है सैयद ब्रदर्स को कुछ खासा जो है हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो इनके कोर्ट में जो नोबल्स प्रेजेंट थे वही इनके बीच में जो है षड्यंत्र रच रहे थे, सैयद ब्रदर्स को मारने की प्लानिंग जो है वो कर रहे थे। और इनके टाइम पीरियड पे जो राज की जो कंडीशन थी, फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो लैंड टैक्स जो है लोग मना कर रहे थे पे करने से। ठीक है, लैंड टैक्स जो है वो लोग पे नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरह से लोग जो है वो रेबल कर रहे थे इनके टाइम पीरियड पे। और सोल्जर्स को उसकी वजह से जो है सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही थी, तो सोल्जर्स के बीच में भी, सैनिकों के बीच में भी जो है वो डिसिप्लिन कम हो रहा था। अब नोबल्स जो है, नोबल्स तो इनसे जो है गुस्साए थे ही। तो नोबल्स क्या करते हैं, निज़ामुल मुल्क के अंडर में, जो निज़ामुल मुल्क जो है ये तुरानी पार्टी के हैं, तो इनके अंडर में जो है ये जो है यूनाइट होते हैं सारे और इनको जो है मारने की प्लान करते हैं। ठीक है, सैयद ब्रदर्स को मारने का प्लानिंग करते हैं। जब फारुखशियार की जब हत्या कर दी जाती है सैयद ब्रदर्स के द्वारा, तो इसकी वजह से लोगों में जो है वेव ऑफ टेरर एक फैल जाता है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो सभी सैयद ब्रदर्स को एज ए ट्रेटर, एज ए देशद्रोही जो है देख रहे थे, कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई नोबल ने जो है किसी राजा की हत्या की थी। इसीलिए जो है इनको जो है एंटी इस्लामिक जो है घोषित कर दिया जाता है उस टाइम के जो नोबल्स थे और उनके द्वारा। तो उसके बाद जो है निज़ामुल मुल्क और बुरहान मुल्क और बाकी नोबल्स के साथ मिल के जो है क्या करते हैं, 1720 में हुसैन अली को मार देते हैं और अब्दुल्ला खान को 1722 में मार देते हैं। ठीक है, तो आगरा में जो है इनको डिफीट करके इनकी हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ जो सैयद ब्रदर्स का जो रूल था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सैयद ब्रदर्स की हत्या होने के बाद देखेंगे तो मोहम्मद शाह का जो रूल रहा वो बहुत लंबे पीरियड तक रहा। 1719 से लेकर के 1748 तक जो है मोहम्मद शाह ने रूल किया। तो इस टाइम जो है जो मराठास थे वो जो है साउथ में थे और साथ ही साथ जो राजपूत थे वो भी मुगल्स के लिए लॉयल थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो बहुत ज़्यादा मुगल का डाउनफॉल का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, और ये जो है थोड़ा रंगीले मिजाज के थे, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला का इनको टाइटल दिया गया है। एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट ए गुड रूलर। तो सैयद ब्रदर्स की हत्या होने के बाद जो सबसे पहला वज़ीर बनाया जाता है वो बनते हैं मोहम्मद अमीन खान। ठीक है, मोहम्मद अमीन खान जो हैं सैयद ब्रदर्स की हत्या के बाद सबसे पहले वज़ीर बनते हैं। और इनकी जब मोहम्मद अमीन खान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद निज़ामुल मुल्क को अपॉइंट किया जाता है एज ए वज़ीर इन 1722। लेकिन निज़ाम को सपोर्ट करने की जगह जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है अपने ही मिनिस्टर्स पे जो है क्या करते थे, शक करते थे, सस्पेक्ट करते थे उनको। तो इस चीज़ से परेशान निज़ामुल मुल्क क्या करता है, वो हैदराबाद निकल जाता है। ठीक है, वहाँ जाके एक नया जो इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म करता है हैदराबाद। सादत खान जो है वो अपना अवध बना लेते हैं। मुर्शीद कुली खान जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर फ्रेगमेंट हो रहा था, टूट रहा था। मार्च 1737 में जो है बाजीराव फर्स्ट दिल्ली तक जो है रेड करते हैं। केवल 500 जो है घुड़सवार लेकर के, 500 की आर्मी लेकर के जो है ये दिल्ली तक पहुंच जाते हैं 1737 में। इसी से आप समझ सकते हैं कि केवल 500 टुकड़ी जो है वो मुग़ल सेना पे भारी पड़ गई थी। तो कितनी कमज़ोर जो है वो मुग़ल एम्पायर हो चुका था इन द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला।
इनको आखिरी झटका जो फैटल ब्लो है, इनको आखिरी झटका लगा बैटल ऑफ करनाल में, जब 1739 में जब नादिर शाह आक्रमण करता है। खानुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क और जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ये तीनों लोग मिल के फ़ाइट करते हैं किसके अगेंस्ट में, तो ये फ़ाइट करते हैं नादिर शाह के अगेंस्ट में, और नादिर शाह यहाँ पे जीत जाता है। तो ये अगला जो है बहुत तगड़ा झटका रहता है मुग़ल एम्पायर के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह, यहाँ से डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।